इंट्रोपी सर। अच्छा, कंप्लीट हो गया ना? या फिर से लास्ट क्लास जस्ट जो हो रहा था उसको थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं, 1 मिनट। हाँ, मॉर्निंग पूजा, मॉर्निंग। जेपेग लॉसी कंप्रेशन। आई थिंक ये सारा कुछ दैट मीन्स run length encoding on AC components, and if you go for 8 cross 8, तो in this case आपके पास AC component कितना होगा, सेल्स कितना होगा, 63। और आपका जो रेस्ट ऑफ वन जो है वो होगा आपका DC component, जिसके ऊपर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, DPCM। I think this is clear to you all, yes or no? यस। ठीक है। और लास्ट में जो हम लोग एंट्रोपी लेके बात कर रहे थे, एंट्रोपी जो है मतलब आप बोल सकते हो किसी भी इंफॉर्मेशन जो है उस इंफॉर्मेशन का एवरेज, माने एज ए होल हम लोग उसको ऐसे ही देख रहे हैं। तो इसके हिसाब से देखिए यहाँ पे जो एक्सप्रेशन हम लोग लिखे थे, लाइक एंट्रोपी का एक्सप्रेशन यहाँ पे कुछ था हम लोग का, जैसे डायरेक्ट यहाँ पे हॉपमैन कोड। स्क्रीन शेयर कीजिए सर। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ बस, यहाँ पे तो स्क्रीन शेयरिंग दिखा रहा है। सर जूम का दिखा रहा, लेकिन मतलब जूम ऐप का मतलब दिखा रहा स्क्रीन से। 1 मिनट, अभी चेक कीजिए। अब वो ओके, पता नहीं कुछ दिन हुआ जूम का बहुत रिस्पॉन्स जो है बहुत ही स्लो हो रहा है, आई डोंट नो क्या हुआ एक्चुअली। ओके, सो इफ़ यू गो फॉर एंट्रोपी, एंट्रोपी में क्या होगा, एंट्रोपी में हम लोग क्या बोले थे, जैसे मान लीजिए मेरा जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ नथिंग बट इसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं आई ऑफ एक्स वाई, एक्स आई, ठीक है, जिसको आप बोल रहे हो व्हाट इज़ दैट, दिस इज़ नथिंग बट सेल्फ इंफॉर्मेशन, सेल्फ इंफॉर्मेशन। ओके, उसके बाद इसको हम लोग बोल रहे हैं, इसका एक इक्वेशन जो है दैट इज़ लॉग ऑफ 1 by प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई। मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई है, ठीक है, उसका लॉग फंक्शन लेंगे। मतलब नॉर्मली हो रहा है आपका इन्वर्स लॉग फंक्शन यहाँ पे, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा लॉग 1/this 1। तो हम क्या बोले थे, अगर आपको सेल्फ इंफॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए, इफ़ यू नीड दिस लेफ्ट हैंड साइड, जो मेरे पास लेफ्ट सेल्फ इंफॉर्मेशन है, इसको अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो यू शुड कीप स्मॉल दिस वैल्यू। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई जो है उसको अगर आप स्मॉल करते हैं, मतलब ये जो डिनोमिनेटर वैल्यू है इसको अगर स्मॉल करेंगे तभी क्या होगा, आपका ए वाला टर्म ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग क्या डिफाइन किए, और यहाँ पे एक्स वाई क्या है, एक्स वाई नॉर्मल है। जैसे मान लीजिए आई का वैल्यू होगा आपका, आई वेरीज फ्रॉम 1 2 3 अप टू एन। आप आई को 1 से लेके एन तक आप इसको वेरी कर सकते हैं, तो उसका एक प्रोबेबिलिटी होगा। और नॉर्मल सा क्या है, नॉर्मल हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे मान लीजिए मेरे पास जो है डिफरेंट वैल्यू का पिक्सल होगा, मेरे पास डिफरेंट इंटेंसिटी का पिक्सल होगा, तो वहाँ पे डिफरेंट सेल में जो जो पिक्सल इंटेंसिटी है उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उस हिसाब से उसका एक प्रोबेबिलिटी मेरे पास आ जाएगा। नॉर्मल सा बात है, जितना कंपोनेंट्स है, जितना सारा कंपोनेंट्स है, आप उसका प्रोबेबिलिटी देखिए।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, नेचुरली जो हम लोग पहले से उसको डिस्क्राइब करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, उस हिसाब से इसका वैल्यू क्या हो रहा है, log ऑफ 1 / प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू, अगर आप 1/p ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई जो है इसको अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू माइनस log ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई, राइट। तो इसको अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो हाउ इट लुक्स लाइक, जैसे मान लीजिए इसका एक जो कार्व है, इसका कार्व क्या होगा, जैसे मान लीजिए इसको हम ऐसे लेते हैं, मान लीजिए वाई एक्सिस नथिंग बट माई log ऑफ अल्फ़ा और एक्स एक्सिस जो है अल्फ़ा। आप यहाँ पे अल्फ़ा लिखिए, एक्स लिखिए, कोई बात नहीं, बट इसका log फंक्शन जो होगा वाई एक्सिस में डिफाइन होगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस है, ठीक है, तो माइनस के हिसाब से आप क्या करोगे, ये जो ग्राफ होगा इट लुक्स लाइक ऐसे करके ग्राफ होगा, ठीक है, नेगेटिव है। और ये जो रीजन है, मान लीजिए ये जो है 0 और 1, ये जो रीजन है, ये रीजन है आपका रीजन ऑफ प्रोबेबिलिटी, रीजन ऑफ प्रोबेबिलिटी। मतलब मेरे पास जो सेल्फ इंफॉर्मेशन है, मेरे पास जो सेल्फ इंफॉर्मेशन है, उस सेल्फ इंफॉर्मेशन को जो हम लोग log ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई दे के रिप्रेजेंट किए, उसका एक ग्राफ यहाँ पे डिज़ाइन किए। तो रीजन ऑफ दिस इज नथिंग बट रीजन ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ओके, प्रोबेबिलिटी, प्रोब बोले लिख दो यहाँ पे लाइक। तो इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर सेल्फ इंफॉर्मेशन इक्वल टू दिस, तो इसका एंट्रोपी वैल्यू जो होगा, एंट्रोपी इक्वल टू एंट्रोपी डिफाइंड एज h ऑफ x, राइट, दैट इज नथिंग बट एवरेज ऑफ सेल्फ इंफॉर्मेशन, एवरेज ऑफ सेल्फ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, अगर आप एवरेज लेना चाह रहे हैं तो यू हैव टू हैव सम समेशन साइन, आप एवरेज ऑफ सेल्फ इंफॉर्मेशन ले रहे हो, दैट इज वाई दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम i इक्वल टू 1 to n, और आपके पास सेल्फ इंफॉर्मेशन क्या था, p ऑफ एक्स वाई लाइक, ठीक है, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है उसके बाद सेल्फ इंफॉर्मेशन क्या था, i ऑफ एक्स वाई। तो सारा चीज़ का वैल्यू ऑल द वैल्यू, ठीक है, इस हिसाब से एंट्रोपी को डिफाइन किया जाता है। एवरेज ऑफ सेल्फ इंफॉर्मेशन दैट इज नथिंग बट एंट्रोपी। अगर ये तो गया नॉर्मल एंट्रोपी का एक थियोरेटिकल पोर्शन, तो नॉर्मल अगर किसी भी इमेज का आप क्या करोगे, आप अगर हिस्टोग्राम लेते हो, मान लेते हैं आप किसी भी इमेज का नॉर्मल कोई हिस्टोग्राम लिए यहाँ पे, ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ हिस्टोग्राम आया है, तो हिस्टोग्राम में क्या होगा, यहाँ पे 0 के आसपास कुछ ना कुछ ऐसे कुछ डायग्राम आपके पास आएगा लाइक। तो इसको अगर आप बोलोगे सर इसका एंट्रोपी यहाँ से कुछ एंट्रोपी का वैल्यू मिलेगा, यू हैव सम एंट्रोपी वैल्यू, तो इस हिसाब से क्या पता चलेगा, यहाँ से अगर आपको डिफाइन करना कोई बोलता है व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, आप यहाँ पे क्या डेफिनेशन दोगे, मतलब ये जो हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम एक्चुअली क्या दिखाता है, हिस्टोग्राम दिखाता है आपका यहाँ पे डिफरेंट ग्रे लेवल रहता है, राइट, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ पिक्सल, ऐसा करके हम लोग हिस्टोग्राम का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को डिफाइन करते हैं। तो इस हिस्टोग्राम का अगर कुछ एंट्रोपी, मान लीजिए यहाँ पे एंट्रोपी दे दिए 7, ठीक है, और पास में और एक हिस्टोग्राम है उसका एंट्रोपी दे दिए 4, इसका मतलब क्या होगा, 7 मतलब यहाँ पे ये जो 7 डिफरेंट लेवल का, माने इसका जो एंट्रोपी का जो विस्तार है, ठीक है, इससे ज़्यादा होगा 7 में, मतलब कितना एरिया लेके आपके पास जो डिफरेंट वैल्यू इंटेंसिटी वैल्यू का पिक्सल है, वो कितना एरिया लेके वो
क्या बोलते हैं स्प्रेड किया हुआ है, उसी को हम लोग नॉर्मली हिस्टोग्राम का एंट्रोपी बोलते हैं। मतलब डिस्टिंक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू वहाँ पे मिलेगा। 7 मतलब यहाँ पे माने बहुत ज़्यादा डिफरेंट पिक्सल इंटेंसिटी का कॉम्बिनेशन आपके पास आएगा कंपेयरिंग दिस एंट्रोपी, जहाँ पे एंट्रोपी इक्वल टू 4 है। समझ में आ रहा है? मतलब दो इमेज आपको दिया गया है, वो दो इमेज सेम नहीं है, तो दो इमेज ऐसे देख के आप उसका डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए आप इसका डिफरेंस बताइए या एंट्रोपी का क्या डिफरेंस हो रहा है, तो आपको वहाँ से क्या करना होगा, एंट्रोपी का वैल्यू निकालना होगा। तो आप देखिएगा दोनों में अंतर अगर 7 4 ऐसा करके डिफरेंस होता है तो 7 मतलब क्या है, माने एंट्रोपी का वैल्यू ज़्यादा, मतलब वहाँ पे जो पिक्सल इंटेंसिटीज़ है, जो पिक्सल वैल्यू है उस पर्टिकुलर इमेज के अंदर, उसका वैरायटी बहुत ज़्यादा है। इजी लैंग्वेज में आप ऐसे इसको याद रखिए, एंट्रोपी ज़्यादा मतलब इमेज के अंदर पिक्सल वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है, और एंट्रोपी कम मतलब वो जो पर्टिकुलर इमेज है उसके अंदर जो पिक्सल है उसका वेरिएशन कम होगा। समझ में आया कि नहीं आया बताइए? पिक्सल वैल्यू तो डिफरेंट होता है ना, नॉट नेसेसरी एक इमेज के अंदर सारा पिक्सल वैल्यू सेम हो, या नॉट नेसेसरी ये भी नेसेसरी नहीं है हर एक पिक्सल वैल्यू डिफरेंट वैल्यू का होगा। आप जो भी आपका इमेज साइज है उसके अंदर जितना भी पिक्सल रहेगा, इट इज़ नॉट नेसेसरी सब पिक्सल का वैल्यू डिफरेंट होगा, एंड ये भी नेसेसरी नहीं है सब पिक्सल वैल्यू क्या होगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो सकता है कुछ कुछ पिक्सल है बहुत बार क्या बोलते हैं वैल्यू जो है रिपीट हो रहा है, रिपीटिशन ऑफ वैल्यू। तो इस केस में आप उसका क्या निकालोगे, इस केस में आपको उसका एंट्रोपी निकालना होता है। ठीक है, नॉर्मली एंट्रोपी जो डिफरेंट वैरायटी जो पिक्सल माने कितना वेरिएशंस है एक इमेज के अंदर पिक्सल का, उसी को हम लोग एंट्रोपी बोलते हैं। राइट, एनी डाउट बोलिए। निधि, रंजन, पूजा, सुरेंद्र, शुभम, बोलिए कहाँ पे कन्फ्यूजन है? यही ना varieties of pixel intensities for entropy and number of variable है कि नहीं? क्योंकि देखिए ये तो देखिए ये जो यहाँ पे थ्योरी हम अभी पहले लिख दिए सेल्फ इन्फॉर्मेशन, आप बोलोगे सर क्या लिख रहे हैं, इसका तो कोई रियल टाइम मुझे कुछ एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल ऐसे ही होगा, किसी भी इमेज का हिस्टोग्राम आप निकाल सकते हैं। हिस्टोग्राम में नॉर्मली उसका एक्स एक्सिस में क्या रहेगा, ग्रे लेवल रहेगा, और वाई एक्सिस में वहाँ पे नंबर ऑफ पिक्सल रहेगा। तो ग्रे लेवल में क्या होता है, ग्रे लेवल नॉर्मली जो हम लोग का है 0 से लेके 255 तक R-1 तक रहेगा, 0 से लेके माने टोटल 256 के अंदर डिफरेंट लेवल रहेगा 0 से लेके 255। तो एक जो मेरे पास इमेज आया है तो उसको डिफरेंट ग्रे लेवल होगा। ठीक है, तो हम लोग उस ग्रे लेवल को कैसे डिफाइन करेंगे, हिस्टोग्राम देख के ही पता चलेगा। जैसे मान लीजिए ये जो मेरे पास 0 है, ये जो मेरे पास 0 है और यहाँ पे मेरा है 255 या यू कैन से R-1। तो ये जो सर्टेन वैल्यूज़ है, मान लीजिए यहाँ से आपका पास आया है ये जो है आपका 50 तक, तो 50 तक यहाँ पे डिफरेंट ग्रे लेवल बिलोंग कर रहा है। तो नॉर्मली एंट्रोपी का मतलब वही होता है एक इमेज के अंदर कितना सारा डिफरेंट वेरिएशन का पिक्सेल्स, और यू कैन से कितना सारा डिफरेंट वेरिएशन का ग्रे लेवल उसके अंदर वैराइटीज़ जो है, उसी को हम लोग बोलते हैं एंट्रोपी। मतलब अगर आपका एंट्रोपी का वैल्यू ज़्यादा होगा मतलब उसमें नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स भी बहुत ज़्यादा है, मतलब उस इमेज के अंदर बहुत सारा डिफरेंट माने पिक्सेल्स का इंटेंसिटी का पिक्सल आपके पास आएगा। और इसमें क्या है, कैलकुलेशन भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा। राइट, इस हिसाब से हम लोग देखिए जब एंट्रोपी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जब हम लोग कॉम्प्रेशन करते हैं, उस एंट्रोपी के अंदर आता है आपका जितना भी लॉसलेस जो कॉम्प्रेशन टेक्निक है, जस्ट लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम हफमैन कोडिंग, एरिथमेटिक कोडिंग। ठीक है, ये सब जो है
इसी हिसाब से हम लोग एंट्रोपी को कैलकुलेट करेंगे। तो इस हिसाब से देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में वही दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए ये जो सीक्वेंस है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सिंबल देके बोला गया है, मान लीजिए ABCDEF, ऐसा कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल या यू कैन से डिफरेंट टाइप ऑफ पिक्सल इंटेंसिटीज एक इमेज के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पे XY मतलब जो है A जो है A मेरे पास है 0.3%, ऐसे करके है, मतलब 3% है, 0.3 है, मतलब इसको अगर आप परसेंटेज में निकालेंगे तो 30%, इस हिसाब से ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या है, ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल है एंड उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस यहाँ पे दिया गया है लाइक दिस। और उसके बाद यहाँ पे कुछ सॉर्टिंग अप्लाई किए, वो सॉर्टिंग मतलब आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ पे देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग इसको अरेंज किए हैं। उसके बाद जब आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए हैं तो 0.3 डिफाइन का किसको कर रहा है, ए को डिफाइन कर रहा है, सी को डिफाइन कर रहा है लाइक दिस। ऐसे करके फिर से यहाँ पे सिंबल का ऑर्डरिंग किए एंड ए वाला कोड आपके पास आएगा, ठीक है। एंड यू नो हाउ दैट पर्टिकुलर कोड्स केम हियर, क्योंकि यहाँ पे आप हफमैन कोडिंग जो है वो हफमैन कोडिंग आप यूज़ किए हो, राइट। हफमैन कोडिंग हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, कम्युनिकेशन में भी है और इमेज प्रोसेसिंग में है। तो उस हिसाब से हम लोग डिफरेंट कोडिंग के हिसाब से देखिए इस कोड के अंदर कितना बीट है, 2 बीट है, ठीक है। तो 2 बीट का क्या होगा, 2 बीट का क्या है, 2 बीट का आपका नंबर ए सिंबल जो है ए को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 बीट चाहिए। एंड ये जो 2 बीट ए है एक इमेज के अंदर कितना बार इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ओकरेंस है, दैट इज नथिंग बट 0.3। 0.3 इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस है। दैट इज वाई व्हेनेवर यू कैलकुलेट द एंट्रोपी हेयर, यहाँ पे देखिए 2 जो है फर्स्ट इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2, दैट इज नथिंग बट 2 log 2, यहाँ पे log 2 बेस लिया गया है। एंड ए कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस है, दैट इज नथिंग बट 0.3। दैट इज वाई इट इज रिटन एज 2 log 2 0.3 प्लस उसके बाद फिर से देखिए इफ यू विश टू कैलकुलेट दिस बी का क्या होगा, बी का नॉर्मली क्या होगा, देखिए तो यहाँ पे, ठीक है। नॉर्मली मेरे ख्याल से यहाँ पे देखिए ए जो वैल्यू है इस हिसाब से किया गया है, देखिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 0.23 है, तो 23 मतलब यहाँ पे तो सी का वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो सी का भी बीट क्या है आपका 2 ही है और उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस है 0.23। उस हिसाब से पूरा सारा कैलकुलेशन किया गया है एंड यू विल गेट द एंट्रोपी वैल्यू इज नथिंग बट -0.21। क्लियर। ऑलरेडी एक्चुअली हफमैन कोडिंग में वहाँ पे एक आया था प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन, जिसको हम लोग एफिशिएंसी और एंट्रोपी, ठीक है, 2 डिफरेंट टर्म था। उस हिसाब से जब आप उसको निकल रहे हैं तो एंट्रोपी वाली हम लोग एक्चुअली ब्रॉड सेंस में उसको देखा जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास जितना भी बड़ा साइज का इमेज हो, उसमें डिफरेंट टाइप का जो ग्रे लेवल उसमें कितना दूर स्प्रेड करता है, कितना वेराइटीज़ का है, इसलिए हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, लॉग फंक्शन को यहाँ पे एक्चुअली अप्लाई किए। और नॉर्मली जो आपका प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी के अंदर सेल्फ इंफॉर्मेशन के अंदर आप देखे हैं, जैसे वहाँ पे हम लोग लॉग लिए थे, ठीक है। मतलब नॉर्मल एक्स एक्सिस है, उसके ऊपर वाई एक्सिस जो होगा उसका लॉग फंक्शन, तो इसीलिए यहाँ पे लॉग अप्लाई किया गया है। और जब आप एफिशिएंसी नॉर्मल कैलकुलेट करोगे तो एफिशिएंसी में नॉर्मली मतलब एल का वैल्यू जब होगा तब हम लोग लॉग का यूज़ नहीं करते हैं, जो पहले हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, जो हफमैन का कैलकुलेशन जब हुआ था हफमैन कोडिंग का, ठीक है। तो इस हिसाब से आप एंट्रोपी को याद रखिए। और एंट्रोपी एक्चुअली सब में होता है। नॉर्मली ये मत सोचिए सर ये सिर्फ इमेज प्रोसेसिंग में है, नो, ये आपका सिग्नल प्रोसेसिंग से लेके सब कुछ मैक्सिमम सब्जेक्ट में एंट्रोपी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। मतलब ओवरऑल एक सिस्टम या ओवरऑल एक डिवाइस का जो परफॉर्मेंस है उसको हम लोग एंट्रोपी लेके एक उसका ग्राफ रेडी करते हैं, ठीक है। तो एंट्रोपी लिटिल बिट कॉन्फ्यूजिंग या कॉम्प्लेक्स भी है, तो इसमें एंट्रोपी आप ऐसे याद रखिए, वैराइटीज ऑफ ग्रे लेवल, दैट इज नथिंग बट एंट्रोपी, दैट्स ऑल, ठीक है।
तो इस हिसाब से देखिए हम लोग स्टार्टिंग जहाँ पे किए थे, ओके, नाउ यू सी, आज जाके हम लोग का पूरा कंप्लीट हुआ जेपेग। मतलब आज 3-4 क्लास लेके हम लोग सिर्फ जेपेग को डिफाइन किए। क्लियर? बोलिए अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो, क्वेरी है तो। सारा चीज़ को अगर 3-4 क्लास का जिस्ट को अगर आप एक साथ एक्यूमुलेट करते हो तो वो होगा आपका जेपेग कॉम्प्रेशन, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप डीसीटी अप्लाई कर रहे हो, क्वांटाइज कर रहे हो, उसके बाद जिग ऑर्डरिंग हो रहा है, उसका 2 कंपोनेंट निकल रहा है, डीसी एसी। एसी के ऊपर आप रन लेंथ एनकोडिंग या रन लेंथ कोडिंग यूज़ कर रहे हो, और इसके ऊपर डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन का यूज़ कर रहे हो। दोनों को एक साथ लेके उसके ऊपर आप एंट्रोपी कोडिंग अप्लाई करके आपके पास जो एक्चुअल डेटा था उसको आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे कंप्रेस कर रहे हो। यहाँ पे हो रहा है आपका कंप्रेशन। ये जो पार्ट है यहाँ पे हो गया आपका कंप्रेशन। और अगर आप बोलोगे सर ये सब हेडर टेबल से क्या है, हेडर टेबल्स कुछ नहीं है, ये जो नॉर्मली एंट्रोपी कोडिंग किया जाता है, आप कोडिंग कर रहे हैं, मतलब एक पर्टिकुलर सिंबल को आप कुछ कोड देके वहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे। मान लीजिए बी को 10 लाइक दिस, तो इस हिसाब से ए को यहाँ पे हेडर बोला जाता है, और उस हेडर का जो नॉर्मल जो कोड है, कोड का एक टेबल यहाँ पे फॉलो किया जाता है। मतलब डिफरेंट सिंबल का डिफरेंट कोड का एक लिस्ट यहाँ पे रहता है, तो यूज़र को पता चल जाए ये मतलब उसका कोड क्या है, बी मतलब उसका कोड क्या है, लाइक दिस, मतलब सिंबल एनकोडिंग डिकोडिंग जैसा था, लाइक दैट। तो यहाँ पे क्या होगा, इस डेटा को यहाँ पे मेंटेन किया जाता है जब भी आप किसी डेटा को किसी इमेज को कॉम्प्रेस करते हो, राइट? बोलिए जेपे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखिए क्वेश्चन तो हाँ, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आप लोगों के पास एक क्वेश्चन का एग्जांपल ऑलरेडी है। मतलब मेरे ख्याल से इमेज प्रोसेसिंग इससे पहली बार एक ही बार हुआ था, तो वो क्वेश्चन आप लोगों को सेंड किया गया था। उसमें देखिएगा क्वेश्चन वैरायटी कितना ख़राब था। तो वो क्वेश्चन लेके हम बहुत सारा मेरा जो फ्रेंड्स है या जो डिफरेंट्स कॉलेजेस में उनके साथ डिस्कस किए, वो तो बोल रहा है लाइक पीएचडी का क्वेश्चन डाल दिया वहाँ पे, कोई शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं है वहाँ पे। हाँ ठीक है सर, वो क्वेश्चन एकदम सबका बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था उसमें। पिछले बार इमेज प्रोसेसिंग सारा नोट्स सब कुछ उन लोगों को दिया गया था। स्टूडेंट भी बहुत ही ठीक ठाक स्टूडेंट था, उन लोगों को सब ऐसे ही पढ़ाए थे, बट ये सब सारा पोर्शन हम नहीं पढ़ाए थे एक्चुअली, ठीक है। जेपेग उस बार नहीं पढ़ाए थे, तो इस बार देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिया गया था। फ्रीक्वेंसी डोमेन में जस्ट लाइक डीसीटी, वहाँ पे बहुत सारा मैथमेटिक्स होता है। एक्चुअली देखिए आप लोग डिप्लोमा से हो, तो नॉर्मली जो लोग 11-12 किए हैं साइंस लेके, उन लोगों के लिए ये सारा मैथ बहुत इजी रहेगा। और अगर आप लोग सब कोई 11-12 करके आए हो तो कोई बात नहीं, तो मेरे ख्याल से सब कोई 11-12 नहीं करके आए हैं। मैक्सिमम जो है 10th पास करने के बाद ही डिप्लोमा में एडमिशन लिए हो, तो दिस इज़ रियली वेरी टफ फॉर यू। जो डीसीटी टाइप, डीसीटी जो है मैक्सिमम ये सब फ्रीक्वेंसी डोमेन का मैथमेटिक्स है। तो देखिएगा क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन आया है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। समझ में आ रहा है? इमेज प्रोसेसिंग का ये जो स्पेशियल डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन है, इसमें स्पेशियल डोमेन बहुत मूव फॉर फ्रीक्वेंसी डोमेन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब आप जाओगे वहाँ पे क्या होगा, लाइक यहाँ पे डीसीटी, डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जो जो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कोडिंग होता है, इसके बाद ठीक है, डीसीटी के बाद होता है एक्चुअली डीएफटी, डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म, फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है, आईडीएफटी, आईडीसीटी, माने इसका ठीक उल्टा इन्वर्स,
डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म करके बहुत सारा चीज़ है। तो ये बहुत टफ हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आर देयर, राइट। तो नॉर्मली मेरे ख्याल से क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो है, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो मान के चलिए आपको डायरेक्ट बोल देगा राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन जेपेग कॉम्प्रेशन, तो आप क्या करोगे? राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन जेपेग कॉम्प्रेशन, इसके ऊपर मान लीजिए मार्क्स जाएगा 7 या 8, माने जो आप लोग का क्वेश्चन स्टैंडर्ड जैसे हो रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से मान लीजिए 7 और 8 आपको दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा जेपेग कॉम्प्रेशन। तो आपको नॉर्मली क्या करना है, एक पूरा ब्लॉक डायग्राम को डिज़ाइन कीजिए, ठीक है। डिज़ाइन करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे जिग-जैग ऑर्डरिंग दिखाना होगा, जहाँ पे आप राल लेंथ एनकोडिंग कैसे यूज़ कर रहे हैं वो आपको दिखाना होगा। DCT एक्सप्रेशन को आप बोल दीजिए, मतलब ये जो डिफरेंट स्टेजेस है ना, डिफरेंट स्टेजेस को आपको पॉइंट वाइज छोटा छोटा करके लिखना होगा। डिफरेंट जो स्टेजेस है, डिफरेंट स्टेजेस को छोटा छोटा करके स्टेप वाइज आपको लिखना है। जितना भी स्टेजेस आपको दिख रहा है ये सारा कुछ आप छोड़ दीजिए, ये सब आप लोगों को नहीं चाहिए, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। नॉर्मल ये जो है इसको आप होगा। एंट्रोपी का मीनिंग क्या है, एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है वो डाल दीजिए। DPCM में क्या हो रहा है वो थोड़ा सा एग्जाम्पल करके डाल दीजिए। ये स्लाइड आप लोगों को मॉड्यूल पे या ग्रुप्स में भेज देंगे, अपलोड कर देंगे मेरे ख्याल से। हाँ ग्रुप में ही भेज दीजिएगा। ठीक है, ग्रुप में सर, ग्रुप में। ठीक है, ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है। तो आप छोटा छोटा करके इसको ऐसे, अगर आप जानते हो टोटल जेपेग कॉम्प्रेशन में क्या होगा, तो उसके अंदर अगर पार्ट वाइज भी क्वेश्चन आए, मान लीजिए अगर एग्जामिनर अच्छा हो तो बोल देगा राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन DCT। सो इफ़ यू नो द जेपेग कॉम्प्रेशन टोटल प्रोसेस, तो उसके अंदर आप DCT भी लिख सकते हो, आप क्वांटाइजेशन भी लिख सकते हो, जिग-जैग ऑर्डरिंग क्या होता है वो भी आप डिफाइन कर सकते हो, एज वेल एज यू कैन डिफाइन एंट्रोपी कोडिंग, इसको भी आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो एक टॉपिक पढ़ने से 4-5 जो सब टॉपिक्स है वो भी कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड आप देखिएगा, आप लोग जो रिसेंटली जो भी हम लोग इमेज फोटो जो भी लेते हैं, सब कुछ जेपेग में ही कॉम्प्रेस किया जाता है, ठीक है। मतलब इससे बेहतर कॉम्प्रेशन नॉर्मली अब तक तो नहीं है, माने इमेज के ऊपर बोल रहे हैं जेपेग कॉम्प्रेशन, ठीक है। इसलिए आप देखिएगा कोई भी आप जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने जा रहे हो वहाँ पे आपको बोला जाएगा जेपेग इस फॉर्मेट में आप वहाँ पे आपका जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है उसको आप अपलोड कीजिए। तो आप देखिए उसका पीछे कितना सारा लॉजिक चल रहा है, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट जेपेग। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज़ नथिंग बट कॉल्ड सेगमेंटेशन, ठीक है। तो एक बार बोल लीजिए इसके ऊपर, अगर किसी को कोई क्वेरी डाउट हो तो बोल दीजिए। क्लास के बाद सारा नोट्स PPT जो है ग्रुप में भेज दे रहे हैं। रंजन, सुरेंद्र, बताइए कहाँ पे कन्फ्यूजन क्वेरी है। एक्चुअली आप लोगों को जेपेग पढ़ाने के टाइम में मुझे भी कुछ पार्ट पता चला, जैसे मान लीजिए ये वाला पार्ट मुझे एकदम, मैंने हम पढ़े ही नहीं थे कभी भी, हम सिर्फ यहाँ से जिग-जैग करके RLE करके निकल जाते थे, ठीक है। ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ट्विस्ट पार्ट है यहाँ पे, राइट। तो चलिए इसको यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो और वहाँ पे देखिएगा सिलेबस में जो स्टैंडर्ड्स लिखा है ना, तो स्टैंडर्ड्स मतलब ये जेपेग को ही बोला जा रहा है, ये एक स्टैंडर्ड है एक्चुअली कंप्रेशन टेक्निक का, ठीक है। तो आप लोग कन्फ्यूज्ड मत होइएगा। जैसे मान लीजिए लेट मी शेयर द सिलेबस अगेन, अगर सिलेबस को हम फिर से शेयर करते हैं यहाँ पे, इमेज प्रोसेसिंग, यहाँ पे देखिए कंप्रेशन में ये जो है ना इमेज कंप्रेशन स्टैंडर्ड, ठीक है। तो इस इमेज कंप्रेशन स्टैंडर्ड के अंदर हम इसको चेक किए थे एक्चुअली, ये जो है आप इसके अंदर जेपेग को डाल सकते हो, जेपेग इज ऑन द स्टैंडर्ड, राइट।
तो जेपेग के अंदर बहुत सारा चीज़ है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, हम ऑलरेडी कंप्रेशन का सारा टॉपिक जो है कंप्लीट किए। क्लियर? यस सर। ठीक यस सर। ठीक है। और एनहेंसमेंट पे आपको बोल दिए थे, यहाँ पे सिर्फ होमोमॉर्फिक जो है सिर्फ यही बाकी है, और इमेज कंप्रेशन तो पूरा है। तो चलिए इमेज सेगमेंटेशन का कुछ स्लाइड आज थोड़ा सा देख लेते हैं, अभी भी 5-6 मिनट है अभी भी हाथ में, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जाएंगे फास्ट में, और ए वाला पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं इमेज प्रोसेसिंग, बट यहाँ पे आपको स्पीचिंग जानना होगा, ठीक है। मतलब कुछ ऑडियो सिग्नल प्रोसेसिंग कैसे होगा, और यहाँ पे देखिए हम बार बार जो बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन वाला पार्ट देखिए, डीएफटी एफएफटी सब यहाँ पे है, एफआईआर आईआर फिल्टर, बहुत सारा कुछ चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे मतलब स्पीच प्रोसेसिंग के अंदर आप बोल सकते हो पूरा ऑड पार्ट है, ऑडियो प्रोसेसिंग हो रहा है एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है। मतलब हम तो सोचते हैं इमेज प्रोसेसिंग के अंदर इसके अंदर अगर ये नहीं रहता ना बहुत अच्छा होता, क्योंकि इमेज प्रोसेसिंग का और भी बहुत पार्ट था, उसको छोड़ के यहाँ पे स्पीच प्रोसेसिंग दे दिए, एंड स्पीच नॉट इक्वल टू इमेज, आई थिंक, यस और नो। स्पीच जो है हो जा रहा है आपका ऑडियो प्रोसेसिंग, ठीक है, ऑडियो प्रोसेसिंग हो रहा है यहाँ पे, सिग्नल प्रोसेसिंग आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि इमेज सेगमेंटेशन, इमेज कॉम्प्रेशन, एनहेंसमेंट, इमेज रिस्टोरेशन, बहुत सारा माने इमेज प्रोसेसिंग का ही और भी बहुत, वो सिलेबस में नहीं दिया गया, यहाँ पे सिग्नल प्रोसेसिंग या स्पीच प्रोसेसिंग में चले गए। चलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन भी आया है सर पिछले। हाँ वही तो बोल रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली नॉर्मली देखिए नाम है हम लोग का डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, तो ओबियसली वी मस्ट डील विथ इमेज ना, तो यहाँ पे कहाँ इमेज के साथ आप डील कर रहे हो स्पीच प्रोसेसिंग में? स्पीच प्रोसेसिंग में इमेज प्रोसेसिंग का कोई पार्ट ही नहीं होता है, स्पीच और इमेज दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो क्या किया जाए, सिलेबस में है तो सिलेबस वाइज हम लोग को चलना होगा, ठीक है। तो लास्ट में इसके ऊपर मुझे भी इसके ऊपर ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो इससे पहले भी हम लोग किए थे थोड़ा थोड़ा पार्ट करके, तो इस पार्ट को भी हम लोग इस बार कंप्लीट करेंगे। मतलब हम बोल रहे हैं सेगमेंटेशन के बाद देखिएगा ये पार्ट कंप्लीट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, टाइम लगेगा स्पीच प्रोसेसिंग में, ठीक है। तो ये जो सेगमेंटेशन और इंट्रोडक्शन पार्ट है इसको जल्दी से कंप्लीट कर देंगे, राइट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सेगमेंटेशन का पार्ट क्या है। अच्छा, सिलेबस लेके और किसी को कुछ पूछना है एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए सेगमेंटेशन पार्ट यहाँ पे देखते हैं, इमेज सेगमेंटेशन का। यहीं पर तो था अभी सेगमेंटेशन, ओके। दिस इज नथिंग बट इमेज सेगमेंटेशन स्लाइड। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, यहाँ पे देखिए इस ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर से कोई बोलेगा यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली? दिस इज आवर सेगमेंटेशन स्लाइड्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का पिक्चर है, दिस इज योर राइट हैंड साइड पिक्चर। सबको दिखाई दे रहा है ना? यस सर। हो क्या रहा है यहाँ पे एक्चुअली? कोई भी ऑब्जेक्ट को कलर में सर डोनेट किया जा रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट को, सुरेंद्र थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए, आप सही लाइन पे जा रहे थे, बट और थोड़ा सा अगर इमेज वो जो कॉइन है तो उसी का यहाँ पे हम एक्यूरेट शेप में बट कलर को चेंज कर दे रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, कलर चेंज करके क्या पता चल रहा है? ये डिफरेंट टाइप का कॉइन है। एकदम डिफरेंट टाइप का कॉइन, एकदम सही। मतलब आप सारा जो बोले अब तक सबका आंसर एकदम सही है, ठीक है। इसीलिए हम स्टूडेंट का आंसर पहले सुनते हैं। तो ये जो डिफरेंट देखिए यहाँ पे बहुत सारा कॉइन्स है, तो डिफरेंट शेप और साइज का कॉइन्स को और डिफरेंट वैल्यू का कॉइन्स को हम लोग यहाँ पे डिफरेंट कलर से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। आपको पता है एक स्टूडेंट
इसी लॉजिक को लगा के लॉजिक को लगा के वहाँ पे वो प्रोग्रामिंग कर दिया एंड उसका जो पेपर है उसका पेपर आइटरेट पे एक्सेप्टेंस हुआ था। सिंपल सा लॉजिक देखिए, वो यहाँ पे देखा, अरे इस लॉजिक पे तो कॉइन को हम लोग डिटेक्ट कर पा रहे हैं, है कि नहीं, डिफरेंट कलर देके। वो क्या किया, वो ब्लड एक सैंपल के ऊपर वो वाला लॉजिक को लगा दिया, पेपर एक्सेप्ट भी हो गया, है कि नहीं। अगर आपको एक ब्लड सैंपल दिया जाता है, आप अगर उसमें बोल देते हो काउंट करके कितना नंबर ऑफ सेल्स है, तो ये तो आज तक कोई नहीं बोला ना इस ब्लड सेल्स के अंदर ऐसा रहेगा। वहां पे क्या लॉजिक लगाया, इसी लॉजिक माने इमेज प्रोसेसिंग का यही लॉजिक लगा के वो कैलकुलेट कर दिया है। समझ में आ रहा है क्या बोले हम? ठीक है, तो आप इमेज प्रोसेसिंग के अंदर अभी भी बोल रहे हैं, अगर आप छोटा मोटा कोई प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, हम लोग कुछ नहीं जानते इमेज प्रोसेसिंग के बारे में। इसके ऊपर बहुत मेडिकल जो टेक्नोलॉजी है, मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इमेज प्रोसेसिंग। विदाउट इमेज प्रोसेसिंग आप मेडिकल इमेजिंग जो है या डिफेंस या जो सैटेलाइट इमेजेस है, इसके ऊपर आप कोई नहीं काम कर सकते हो। ठीक है, दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इमेज सेगमेंटेशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इमेज प्रोसेसिंग। ये भी इमेज सेगमेंटेशन जो है इमेज प्रोसेसिंग और भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें क्या होगा, एक पर्टिकुलर छोटा एरिया लेके करके हम लोग काम कर